भी स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, खासतौर पर मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, दही पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर, और मुरादाबाद, ये 3 कमिश्नरी हमारी थी जहां पे कोई भी राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार के स्तर पर नहीं था। वहां पर यह व्यवस्था की जा रही है और कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय इसके साथ प्रस्तावित किया गया है। और प्रदेश के अंदर फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में जो अपार संभावना है, इसके लिए भी एक विश्वविद्यालय के समकक्ष इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए भी बजट में उसका प्रावधान प्रदेश के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने औद्योगिक निवेश और एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ध्यान दिया। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए भी काफी प्रावधान किए। अगर आप देखेंगे 2017 से ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ला करके मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त करके किसानों से सीधे क्रय करना प्रारंभ किया। धान का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का, मकई का, ये सभी चीजें हम किए और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे दिए। प्रदेश के अंदर 1,97,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का पिछले 6 वर्ष के अंदर भुगतान भी कर चुके हैं। चीनी मिलें जो बंद हो रही थी वो फिर से चलनी प्रारंभ हुई हैं और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने इसको चलाया है। परिणाम है उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर पिछले 6 वर्ष में 3% से अधिक बढ़ी है, लेकिन इसे डबल डिजिट में ले जाना है। उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को हम और तेजी से आगे बढ़ा सकें। एफपीओस के गठन के साथ साथ एग्री स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एग्रीटेक स्टार्टअप और इंक्यूबेटर सेंटर के लिए भी एक विशेष प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ साथ यहां पर कृषि विज्ञान केंद्र जो 9 प्रदेश के अंदर क्लाइमेटिक जोन है, उनमें कृषि विज्ञान केंद्रों को भी हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करेंगे। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी योजना सहारनपुर में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था है। और प्रदेश के अंदर जो हमारे निराश्रित गोवंश है, ये 3 प्रकार की योजना राज्य सरकार इसमें पहले से संचालित कर रही है। एक निराश्रित गोवंश जो शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर के माध्यम से संचालित हैं, 10 लाख से अधिक गोवंश उसमें है। दूसरी है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, जिसमें प्रदेश के अंदर उन सभी किसानों को, जो किसान अपने यहां गोवंश को लेकर के उनकी देखभाल कर सकता है, उन्हें 4 गोवंश तक हम अनुमन्य करते हैं और हर गोवंश का 900 रुपए हर महीने उसे उपलब्ध कराते हैं। तीसरी है कुपोषित यानी सुपोषण योजना के अंतर्गत उन कुपोषित परिवारों को जहां कोई मां या कोई बच्चा कुपोषित है, उन्हें निराश्रित गो आश्रय स्थल से एक ब्याही हुई गाय उन्हें उपलब्ध करवाते हैं और 900 रुपए हर महीने उपलब्ध करा रहे हैं। 15,000 से अधिक परिवारों को अब तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो ये 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गोवंश के अनुरक्षण के लिए 750 करोड़ रुपए का भी व्यवस्था इसमें की गई है। और साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ये जो निराश्रित गोवंश है उनके लिए नए गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए भी 120 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था इस बजट में ये व्यवस्था भी की गई है। डेयरी सेक्टर में प्रदेश के अंदर अपार संभावना है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के अंदर दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति के लिए 25 करोड़ रुपए का एक व्यवस्था की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत 61 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 10 करोड़ और निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के लिए 5 करोड़ रुपए की बजट का भी व्यवस्था इसमें प्रदेश के अंदर की गई है। कृषकों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए
500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें अब तक केवल किसान जिसके नाम पे खेती होती थी वह केवल किसान ही उसके दायरे में आता था। अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार के सदस्य, इसके साथ साथ वो खेतीहर मजदूर जो अब तक खेतीबाड़ी तो करता था लेकिन अगर किसी आपदा का शिकार होता था वह उसके दायरे में नहीं आता था। राज्य सरकार ने उसका विस्तार किया है और 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को किसी भी प्रकार की आपदा में एक सुरक्षा बीमा का कवर उन्हें देने का कार्य किया है। मित्रों, ईज ऑफ लिविंग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 52 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध देने की कार्रवाई संपन्न हुई है और इस बजट में भी 7,508 करोड़ रुपए जो विगत वर्ष के बजट में व्यवस्था थी उसके सापेक्ष इस बार 10,202 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव इसमें किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर जो छोटी छोटी जातियां थी जिनकी कोई वाइस नहीं थी, मुसहर, वनटागिया, कोल, थारू, चेरो, सहरिया, इन सभी उन जातियों को जो कोई पहुंच नहीं थी उनको भी इन सुविधाओं के साथ जोड़ने, कुष्ठ रोगियों को, इन सभी को इसके साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने के लिए भी 1203 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे इन्हें भी काफी बड़ी संख्या में आच्छादित किया गया। जो बच्चे हैं उनको हम लोग इसको करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सभी सदस्यों को जो मिलने वाली राशि 3 करोड़ की राशि मिलती थी उसको बढ़ोतरी करके 5 करोड़ का प्रस्ताव भी इसमें किया गया है। यह सभी माननीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को ही प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए भी 85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण सचिवालय का निर्माण हो सके और तकनीक के माध्यम से गांव की नागरिक को गांव में ही सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर ग्राम सचिवालयों का निर्माण किया जा रहा है। 750 बहुउद्देशीय पंचायती भवनों के निर्माण के लिए भी इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर जन सुविधाओं के विकास और अंत्येष्टि स्थलों के लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है और एक नई स्कीम इसमें लागू की जा रही है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जिसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो प्रवासी नागरिक है उत्तर प्रदेश का, वो अगर अपने ग्राम पंचायत में अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई निर्माण कार्य कराना चाहता है, कोई बहुउद्देशीय भवन बनाना चाहता है, कोई कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है, कोई लाइब्रेरी बनाना चाहता है या किसी अन्य निर्माण कार्य के लिए, तो उसमें इस योजना के अंतर्गत हम उसे जोड़ रहे हैं और इसके माध्यम से फिर हम उसे एक स्थान देंगे और उसके साथ एक एमओयू करते हुए उसका उपयोग ग्राम पंचायत कर पाएगी और गांवों के विकास में प्रवासी नागरिकों की भूमिका को भी हम इसके साथ जोड़ पाएंगे। योजना हम लागू करने जा रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर घर नल, आप सब जान सकते हैं कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ ये आच्छादन की प्रक्रिया बढ़ रही है। हमारा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में हम 1 करोड़ से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाएंगे। 1 करोड़ परिवार तक। आप इस बजट में जल जीवन मिशन के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। एक बड़ी राशि इसके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। जल संरक्षण के लिए भूजल स्तर के मापन और उन्हें पूर्व में स्थापित जो पोजीमीटर थे
किया है योगी आदित्यनाथ ने, माफ कीजिएगा, आज बजट पेश किया गया विधानसभा में, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ बजट की तमाम जो हाइलाइट्स हैं वो जनता के सामने रख रहे थे और बता रहे थे कि भावी समय में इस बजट की क्या कुछ उपयोगिता है और किस तरीके से बजट इंप्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंडों पर। अगले 1 साल से 1.5 साल में 21 एयरपोर्ट चालू हो जाएंगे। सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम करने की का जो मंतव्य है योगी सरकार का, वो तमाम जनता के सामने सीएम खुद रखते चले नजर आए हैं। यहां पर आत्मनिर्भरता के तर्ज पर आत्मनिर्भर बजट है ये महान योजना। यह योजना, इसमें 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की जा रही है, जिसके माध्यम से न्यू सिटी के निर्माण के लिए प्रदेश के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने की दिशा में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसके अनुरूप इसको आगे बढ़ाने के लिए न्यू सिटी के निर्माण के लिए भी एक प्रोत्साहन राशि इसके माध्यम से हम लोग देने जा रहे हैं, जिसमें 50% प्रोत्साहन राज्य सरकार देगी और 50% संबंधित अथॉरिटी ऋणों के माध्यम से अपने स्रोत से वहन करेगी। ये कार्यक्रम हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ को लगातार आप सुन रहे थे, बजट के जो हाइलाइट्स हैं वो तमाम जनता को गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बजट आम जनता के भविष्य के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा और उपयोगी होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रतिपक्ष यानी कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी सरकार को घेरने से नहीं चूक रहे हैं। उन्होंने बताया कि बजट में निराशाएं हैं, हाथ लगी हैं, बेरोजगारी के ऊपर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। इस बजट में भी युवा खाली हाथ रह गए हैं, अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। जो ये शब्द बोलना, केवल 1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए। तो बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद आप अखिलेश यादव को लगातार सुन रहे थे। अखिलेश ने कहा कि निराशाजनक बजट है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र होता है, लेकिन बजट किस तरीके का पेश किया गया है, क्या इस बजट में उस ख्वाब की कहीं ना कहीं कोई प्रतिलिपि नजर आती है, कोई प्रतिबिंब नजर आता है। इस तरह के सवाल अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से, तमाम सरकार से पूछते नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जनता क्या सोचती है, क्योंकि पक्ष विपक्ष अपना अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन जनता का पक्ष क्या है, जनता के जहन में क्या है, उसके लिए ग्राउंड का रुख करेंगे। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ में पवन जुड़े हुए हैं, साथ में फिरोजाबाद का रुख करेंगे, दीपक भारद्वाज जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, आरती त्रिपाठी कानपुर से जुड़ी हैं, जिनके साथ में महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो कि किचन का बजट निर्धारित करती हैं। ग्राउंड का रुख करेंगे। सबसे पहले कानपुर चलेंगे, जहां पर आरती त्रिपाठी मौजूद है। आरती, महिलाओं का क्या कुछ सोचना है इस बजट को लेकर के, वो क्या कह रही हैं, कितनी संतुष्ट या कितनी निराश। योगी सरकार ने अपना दूसरा जो ये बजट पेश किया है, इसके लिए हमारे बीच में चर्चा के लिए कानपुर से कई महिलाएं बुद्धिजीवी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। आइए हम लाइव उनसे चर्चा करेंगे कि वो इस बजट के लिए क्या सोचती हैं। आपका नाम क्या है? देविका मुखर्जी। मैं प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनर हूँ और मैं बहुत देर से मैं सुन रही थी योगी जी ने जो अभी बजट पेश किया, और मुझे ऐसा लगा कि बहुमुखी योजनाओं की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अग्रसर हो रहा है बहुमुखी योजनाओं की तरफ। और जो हमें समझ में आया अभी तक, महिलाओं के लिए जो सुमंगला योजना के बारे में अभी योगी जी ने बताया, मुख्यमंत्री ने बताया, उसमें काफी ज्यादा
जो हमें महसूस हो रहा है कि हम लोग औरतों को, लड़कियों को एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, जितने भी जिस हिसाब से हम लोगों को पैसा दिया जा रहा है उस हिसाब से हम लोग सभी महिलाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। मेन रूप से आप ये बता रही हैं कि ये महिलाओं को लेकर बहुत ही अच्छा एक ये बजट बनाया गया है, जिसमें कि बहुत मुख्य रूप से हम लोगों का सामूहिक विवाह में 6 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित हुआ है। इसके लिए मैं इन महिला से जानना चाहूंगी कि इनका क्या विचार है। मैं रश्मि जैन एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर गरीब लोगों को सबसे बड़ी चिंता उनकी बेटियों की शादी की होती है, क्योंकि ये सामूहिक विवाह में उन्होंने इतना दिया है तो अब गरीबों को कम से कम ये रिलैक्स रहेगा और उन्हें टेंशन नहीं रहेगी कि वो अपनी बेटी की शादी कैसे करें। बल्कि बहुत अच्छा ये मुझे ऑफर लगा, तो इसके लिए मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कन्या सुमंगला योजना हो गई, शादी के लिए योजना हो गई, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित हुआ है। अब हम जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रशासनिक सेवाओं में, पुलिस में जो तीन PSC बटालियन की स्थापना करने की बात हो रही है, उसके लिए आपका क्या विचार है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका हुसैन है और मैं फैशन डिजाइनर। तो आप इसको कैसे समझती हैं? ये हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है हमारा। यहाँ पे पुरुषों के लिए जो स्थिति है उसमें हमारी महिलाओं की स्थिति इतनी नहीं है, ये इसलिए हमारी जगह बनाएगा। ये इसका मूल उद्देश्य है सिक्योरिटी, महिला सिक्योरिटी। जाना हमने महिलाओं से, महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए ये जो बजट बनाया गया है, इससे मेरे साथ में बनी रही है। वापस आपके पास मैं रुक करूंगी, लेकिन चलेंगे मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, ये तमाम जो जगह है, यूं क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमांचल है, पश्चिम का जो पार्ट है, वो किसानों के लिए जाना जाता है, गन्ने के लिए जाना जाता है, चीनी के लिए जाना जाता है। सरकार का दावा किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन किसान कितने संतुष्ट हैं इस बजट के बाद में? पवन जुड़े हुए हमारे साथ में। पवन, आपके पीछे मैं तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि हैं उनको भी देख पा रही हूं, कुछ किसान भी आपके साथ में मौजूद होंगे, हो सके तो उनसे बातचीत कीजिए। इस बजट से कितनी आशा, कितनी निराशा? जो मेरे साथ इस वक्त किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी मौजूद है और लगातार इन्होंने जब से बजट चल रहा है लाइव बजट कार्यक्रम देख रहे हैं, योगी जी का भाषण भी इन्होंने सुना है। ज्यादा चर्चा के लिए मैं खुद राकेश टिकैत जी से बात करता हूँ। तो बजट किस तरह का रहा, कितने संतुष्ट है? सर पहले तो जनता की धन्यवाद जी, धन्यवाद। बजट से किस तरह? देखो, बजट में 1 साल की बिजली को अगर छोड़ दो तो बजट में कुछ नहीं है। तो क्या ये बजट 1 साल का ही है? क्या ये चुनावी बिजली घोषणा पत्र है? ये भी तो हो सकता है। भाई, खाद में क्या हुआ, भाव में क्या हुआ, गन्ने में ये कहते हैं जी इतना रिकॉर्ड हमने गन्ने का भुगतान किया, हमने गन्ना शुगर मिल को दिया, उसने हमारा भुगतान कर दिया। सरकार का क्या रोल इसमें? सरकार ने तो ब्याज और माफ कर दिया, जितना हमारा ब्याज माफ करा उतने की बिजली नहीं बैठती। जितनी बिजली पे पेनल्टी लगी, जितने चार्ज उस पर लगे, जो छापेमारी हुई है, उससे ज्यादा ये उसने वसूल कर दिया किसान से। तो बजट में है कुछ नहीं, ज्यादातर एनजीओ को उसको इसका जो फंड होगा वो जाएगा। इन्होंने कुछ कहा कि हम वर्कशॉप चलाएंगे कुछ गांव देहात में, करीब 37,000 कितनी ये बता रहे कि वो चलाएंगे। अपने लोगों को उसमें तनख्वाहें देंगे, बीजेपी के वर्कर होंगे, अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे, गांव में जाएंगे, एक माध्यम होगा कि सरकार की योजनाएं हैं, वो पार्टी को बढ़ाने का, वोट मांगने की योजनाएं रहेगी किसान के बीच में। जब तक आप किसानों को सीधा डायरेक्ट पैसा नहीं दोगे, जैसे तेलंगाना की पॉलिसी है 10,000 रुपये एकड़ में हर साल देते हैं अपने किसानों को, उसका जो भाव है, भाव कम है, एमएसपी से कम पर उसकी फसलें बिकती है, कर्जा बहुत भयंकर तरीके से किसान पे है, ऑनलाइन किसानों की जमीन की नीलामियां हो रही है,
कर्जे में किसानों की जमीन बिक रही है। राकेश टिकैत जी से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि जिस तरीके से प्रदर्शन किसानों का लगातार चल रहा था ग्राउंडों पर और प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर गन्ना भुगतान की भी मांग कर रहे थे, और अब ये बजट आया है, बजट से किसानों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि गन्ना भुगतान को लेकर के भी हो सकता है इसमें प्रावधान हो, पर वो प्रावधान नजर नहीं आया है। इसको लेकर के क्या किसान दोबारा लामबंद होंगे ग्राउंडों पर? क्या हलचल फिर से नजर आएगी राकेश टिकैत जी की तरफ से? देखो, गन्ना भुगतान का कोई इसमें वो नहीं है ना, बजट से गन्ना भुगतान का कोई संबंध है जी। अगर ये होता कि हम 2000, 5000, 10,000 करोड़ रुपया गन्ना भुगतान के लिए अलग से रख रहे हैं, मिल से हम खुद ले लेंगे और हम किसानों का भुगतान कर दें, तो भी हम मानते एक इसका बजट अलग से इसका एक अकाउंट बन जाता। वो भी कुछ नहीं है। गन्ना किसान शुगर फैक्ट्री को देता है, शुगर फैक्ट्री उसका भुगतान देती है। सरकार से यह उम्मीद है कि वो लेट जो भुगतान फैक्ट्रियां करती है उनसे हमारा टाइम पे भुगतान करवा दो, हमारे गन्ना किसानों को भी डिजिटल कर दो। ये हमारी डिमांड थी, इसमें कोई उस तरह का वो नहीं है। बिजली 1 साल के लिए उन्होंने बिल्कुल फ्री बात करने की बात करी, वो ठीक है। क्या बिजली 1 साल के बाद में ये इस साल मीटर लगाएंगे और फिर बिजली के रेट अगले साल से फिर बढ़ाएंगे? वो स्पष्ट इनका नहीं है। किसान मीटर नहीं लगने देगा। ये जो इनकी योजना है ना कि फ्री की बात कर मीटर लगाने की बात कर लो, और क्या गांव की भी बिजली फ्री है? 12 पे इन्होंने फ्री की बात की है, उसका कब तक यहाँ पे उसके एडवाइजरी वो आ जाएगी। राकेश टिकैत जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहती हूँ, जनता टीवी एक बात समझना चाहेगा आपके जरिए। देखिए, अभी भारतीय किसान यूनियन की अगर हम बात करें या फिर किसान संगठनों की बात करें, तो जितने धड़ों में किसान संगठन बढ़ चुके हैं, क्या राकेश टिकैत उन धड़ों को एक साथ ला पाएंगे? बजट आप कह रहे हैं लगातार उपयोगी नहीं है, लेकिन जनता या यूं कहूं कि बीजेपी के जो पक्ष में आपके धड़े हैं वो कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा है, तो कैसे आप जनता को कन्विंस करने वाले हैं? कन्विंस नहीं हो रहा, उनके पास में पैसा रहा नहीं। जो सरकारी संगठन होंगे वो उसकी बात जरूर करेंगे जी। जितने सरकारी संगठन बनेंगे और भी नए संगठन बनेंगे जी। हमारे बीच से लोग टूट कर जाएंगे। जो सरकारी संगठन होंगे वे सरकार की बात पक्का करेंगे, उनकी भी हम बात करते हैं। हम बात करते हैं रियल में किसान की। क्या देश में किसान को लाभ हो रहा है? क्या एमएसपी गारंटी कानून है? क्या एमएसपी से नीचे में फसल बिक्री है? उसकी कोई योजनाएं सरकारों के पास में है? उस तरह की कोई योजनाएं सरकारों के पास में नहीं है। सरकार किसानों को अगर लाभ देना चाहती है, एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन कमेटी से नीचे पे किसी भी स्टेट में फसल ना बिके, तो हम बिल्कुल मान लेंगे कि सरकार ठीक उस पर काम कर रही है। ऑनलाइन सरकारों की जमीन खरीद की एक योजना चल रही है, जमीनें नीलाम किसान की हो रही है। जो केसीसी के कर्जदार किसान हैं उनकी जमीन अब नीलाम होनी शुरू होगी, ये ऑनलाइन हो रही है। और सरकारों का फंडा भी है कि किसानों से जमीन छीनने का काम करा जाए। वो टिकैत की अगर बात करें तो राकेश टिकैत बहुत संतुष्ट नहीं है सरकार के इस बजट से, क्योंकि किसानों को बहुत कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा है। फिरोजाबाद का रुख करेंगे, दीपक भारद्वाज जुड़े हुए हमारे साथ फिरोजाबाद से। दीपक, फिरोजाबाद में ग्राउंडों की जनता क्या सोच रही है, उनकी क्या थिंकिंग है इस बजट को लेकर के? क्या वो संतुष्ट हैं या निराश हैं? क्योंकि हमने किसानों से बातचीत कर ली, हमने राकेश टिकैत जो कि किसानों के सबसे बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं, टिकैत पूरा परिवार उनका बहुत बड़ा प्रतिनिधि माना जाता है किसानों का, उनसे बातचीत करी। वो कह रहे निराश हैं। महिलाओं का कहना है, महिलाओं से मिला जुला रिएक्शन मिला है, लेकिन जो ग्राउंड पर उद्यमी हैं, तमाम लोग हैं, आम लोग हैं, उनका क्या कुछ सोचना है इस बजट को लेकर? करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है, इसमें कहीं न कहीं युवाओं को भी साधने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं फिर आपको इससे सीधे अवगत करा दूं कि फिरोजाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, वो ऐसा कि यहाँ से सबसे ज्यादा अगर करोड़ टैक्स जाता है तो सरकार को यहीं से फिरोजाबाद से जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट का जितना बड़ा कारोबार गिलास का होता है इंडस्ट्री का, वो यहाँ से होता है। क्या है यहाँ के युवाओं का रुख? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, तमाम मेरे साथ युवा मौजूद है, तो क्या चाहते हैं और क्या इनका मानना है? क्या नाम आपका? विकास परिवार। विकास जी, जिस तरीके से आज सरकार ने बजट पेश किया है, युवाओं के लिए क्या राहत मिली है, आप क्या देख रहे हैं? जो बजट फिरोजाबाद व्यापार उद्योग के लिए है, जिसमें कि 5 में 18% जीएसटी लगती है, अगर सरकार इसमें थोड़ी सी राहत देती तो फिरोजाबाद उद्योग में और 4 चांद लग जाते।
बशर्ते उद्योग के लिए थोड़ा सा हल्का सा निराशाजनक है। बाकी जो बाबा जी ने और सुरेश खन्ना जी ने जो बजट पेश किया वो काफी सराहनीय है। कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर असंतुष्ट है, क्या मानना है आपका? नहीं, यहाँ पर युवाओं में दो करने की एक जो लालसा को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लागू किया। MSME भी है, इससे युवाओं में रोजगार के लिए प्रोत्साहन भी मिला है। और अभी युवा शिक्षार्थियों के लिए 2 नए विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल और देवी पाटन मंडल में खोलने की भी घोषणा की गई है। और काफी अच्छा, पहले से अच्छा बजट है। लैपटॉप और वो स्मार्टफोन, ऐसे टैबलेट, इसके लिए 3600 करोड़ रुपए का 3600 करोड़ रुपए का बजट सत्र में आया है। अच्छा है, युवा में अच्छा है। मेडिकल क्षेत्र की अगर बात करें तो 16 मेडिकल कॉलेज अभी भी काम चलना शुरू हो गया है, इस पे चल रहा है। क्या मानना है युवा को, इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है? आपको इससे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, रोजगार बहुत मिल रही है। और सबसे बड़ा जो काम किया सरकार ने वो ये यहाँ पे जो नई उद्योगों के लिए अच्छा माहौल तैयार किया, जिससे यहाँ पे नई फैक्ट्रियाँ खुल रही और युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो सबसे बड़ा सराहनीय काम है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक युवा और मौजूद है, क्या नाम आपका? जितेंद्र किशोर। जितेंद्र जी, क्या मामला है आपका इस प्रोजेक्ट को लेकर के? युवाओं की बारे में बात की जाए तो युवा अधिवक्ताओं के लिए 10,000 करोड़ का जो बजट आया है, जिससे वो अपनी किताबें और स्टेशनरी खरीद सकें, वो अच्छा है। ये पहले सरकार की है, लेकिन आगे देखा जाए तो सरकार कहती है 6 साल में हमने 12 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। इसे और बढ़ाने की जरूरत है। बेरोजगारी अभी भी बहुत है और इस 12 लाख का भी कुछ नहीं होगा, अभी और बढ़ाया जाए तो बेरोजगारी खत्म हो सके। बिल्कुल, बेरोजगारी खत्म हो सके, कुछ तो कुछ पूजा बढ़ाने की आवश्यकता थी यहाँ पर कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि क्योंकि यहाँ का युवा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ की ग्लास इंडस्ट्री में फिरोजाबाद का नाम है, चूड़ियों की खनक यहाँ के दूर दूर देशों तक रहती है। लेकिन कहीं न कहीं अगर युवाओं को जोड़ने की हम बात करें, यहाँ के इंडस्ट्री से जोड़ने की, तो जीएसटी है, जो जीएसटी में भी अभी बात चल रही थी कि जीएसटी में बिल्कुल दीपक, जीएसटी ने बहुत हद तक निराश भी किया है और आशान्वित भी किया है। बजट से उम्मीदें भी हैं लोगों को और कुछ हद तक वो संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। ग्राउंड पर हर वर्ग की मिलीजुली जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। जनता टीवी पर राकेश टिकैत लगातार जनता टीवी पर बजट देख रहे थे, उन्होंने अपनी अहम प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट किसानों के लिए तो मुझे लगता है निराशाजनक है और इस बजट से किसानों के हिस्से में ज्यादा कुछ नहीं आया। अगर ग्राउंडों की बात करें तो किसानों के लिए वेयर हाउसिंग की व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि शुगर बाउल बोला जाता है उत्तर प्रदेश को, लेकिन गन्ना खेत पर ही पड़े पड़े सूख जाता है, तो जो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें देरी होती है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।